नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का ये अहम सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। कोरोना को लेकर बंद स्कूलों में फीस के फसाद पर अब राज्य सरकार भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। फीस वसूली मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एएजी राजेश महर्षि ने कोर्ट को ये जानकारी दी। अब इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई होगी। स्कूल फीस पर सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले सुनील समदरिया के मुताबिक स्कूल संचालकों ने इस फैसले का गलत इस्तेमाल किया है। इंस्टीट्यूशंस ने इन दोनों आदेशों को चैलेंज किया। माननीय एकल पीठ ने बिना उन आदेशों की वैधता का परीक्षण किए हुए एक अंतरिम आदेश पास किया कि पेरेंट्स को 70% ट्यूशन फीस की जमा करानी होगी। मेरा मत है कि इस प्रकार का निर्णय एक अंतरिम आदेश के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा। एकल पीठ ने अभिभावकों को ट्यूशन फीस का 70% भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसकी पहली किस्त का भुगतान 30 सितंबर को करना है। कोरोना काल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गहलोत सरकार ने संविदा कर्मियों की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अभी तक की चर्चा के मुताबिक अलग अलग भर्तियों में संविदा कर्मियों को 30% वेटेज दी जाएगी। हालांकि इस मामले में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके संकेत जरूर दिए। समस्त विभागों से पूरी जानकारी लेकर संविदा कर्मियों के बारे में जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारियां ली है और इसके अलावा उन जानकारियों के आधार पर हम रिपोर्ट तैयार करने की स्थिति में आ गए हैं। संविदा कर्मी काफी वक्त से सरकार से अपनी नौकरी पक्की करने की मांग करते रहे हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से मंथन हुआ। कैबिनेट सब कमेटी की अभी 2 और बैठकें होंगी। इसके बाद कमेटी की बैठक पर अंतिम मुहर लगेगी। कोचिंग सिटी कोटा में IIIT का रास्ता साफ हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 7.46 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, लेकिन इस मसले को लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी का आरोप है कि IIIT को लेकर कांग्रेस सरकार के ढुलमुल रवैये से काफी देरी हो चुकी है, लेकिन अब सरकार को इस मामले में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। IIIT अब शीघ्रता से प्रारंभ हो सके, जिससे विद्यार्थी यहाँ अध्ययन प्राप्त कर सके, इसमें किसी प्रकार की देरी ना हो, ये ध्यान राजस्थान की सरकार को रखना होगा। कोटा में IIIT की घोषणा 2013 में की गई थी, लेकिन बिल्डिंग समेत अन्य सुविधाओं को अब तक जमीन पर नहीं उतारा गया था। IIIT के स्टूडेंट्स अब तक जयपुर में अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अब कोटा के राणपुर क्षेत्र में IIIT के लिए परिसर को विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही कोचिंग सिटी कोटा का सालों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। कोरोना मरीजों को जीवन देने वाले प्लाज्मा डोनेशन में कोचिंग सिटी कोटा नई मिसाल कायम कर रहा है। कोरोना काल के सबसे बड़े दान में करीब 1 दर्जन से अधिक सेना के जवान और पुलिसकर्मी भी शामिल हुए और प्लाज्मा डोनेशन कर मानवीय मिसाल कायम की। गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर MBS अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन हेल्पलाइन डेस्क शुरू की गई है, जिसका फायदा कोटा समेत पूरे प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मिलेगा। कोटा में अब तक 200 से अधिक लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है, जिसका फायदा प्रदेश के 300 से अधिक कोरोना मरीजों को मिला है। राजस्थान के विधायकों को सरकारी सुविधाओं के तहत मिलने वाले घर में अब हर वो सुविधा मिलेगी जिसे लोग रुपहले पर्दे पर देखते थे। 24,000 वर्ग मीटर में होगा आशियाना। 160 लग्जरी मकान बना रही सरकार।
8 मंजिला होगी इमारत। हर सुविधा से लैस होंगे 4 BHK फ्लैट्स। आवास परिसर में सेंट्रल लॉन, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे। नए आवासों पर 250 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसके लिए राजस्थान आवासन मंडल ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हासिल कर ली है। खास बात ये कि 250 करोड़ की भरपाई सरकार के जालूपुरा और विधायक नगर पूर्व के आवासों को तोड़कर वहां की जमीन बेचकर की जाएगी। मंदी और कोरोना की मार के बीच माननीय विधायकों के घर का काम तो शुरू हो गया है, जिसका सालों से विधायक इंतजार करते रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम हितेशी है और 9 जुलाई को मेरी मामा पॉजिटिव हुई थी, कोविड पॉजिटिव आई थी और 16 जुलाई को वो कोविड सेंटर में एडमिट हुई थी और 20 जुलाई को वो एक्सपायर हो चुकी थी। वो बैग, उनका मोबाइल, उनकी गोल्ड, उनका कोई भी सामान हमें नहीं दिया गया है। ये लाचार बेटी अपनी मां की अंतिम निशानी दिलाने की गुहार लगा रही है। वायरल वीडियो बीकानेर के हितेशी खत्री का है। हितेशी की मां का कोरोना के कारण 20 जुलाई को पीबीएम कोविड सेंटर में निधन हो गया था, लेकिन इस घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें अपनी मां का मोबाइल, बैग और गहने नहीं मिले। जांच पड़ताल के बाद ही आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। तो वो हमने जो पुलिस थाने में जब हम गए वो 2 सितंबर को गए थे और 1 महीना हो चुका है, वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हितेशी ने पीबीएम प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन पत्थर हो चुके सिस्टम को इस बेटी के दर्द का कोई एहसास नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अभी भी लोग मास्क पहनने में कोताही बरत रहे हैं। ऐसे लोगों को अनुशासित करने के लिए राज्य सरकार गंभीर है और सीएम गहलोत ने रविवार को ऐलान किया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर जन आंदोलन चलाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाकर जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और बचाव को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में सीएम ने जन आंदोलन चलाने का फैसला किया। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि जब महामारी विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने मास्क पहनने और उचित दूरी जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल जारी किए हैं, तो आम लोग ऐसी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, संगठन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि लोगों को जागरूक करें, नहीं तो कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान की कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। पंचतत्व में विलीन हो रहे ये गणपत राम है। वही गणपत राम जो जंगे आजादी में कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। नेताजी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, लेकिन अफसोस की अब सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें बाकी रह गई हैं। गणपत राम झुंझुनू में सूरजगढ़ के कुलोट कला गांव के रहने वाले थे और वहीं पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके परिवार समेत सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक सुभाष पूनिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य राम अवतार धोलिया और तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे। गणपत जी का स्वर्गवास हुआ, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। ये लगभग 100 साल उम्र पूरी पार कर चुके। हम अपने आप को भी धन्य समझ रहे हैं, इनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आ रहे हैं। उसमें अपने आप को गौरवान्वित अर्पित कर रहे हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गवास में यहाँ सदा समूह कर पहुँचे। स्वतंत्रता सेनानी गणपत राम जी जो कुलोट कला के निवासी थे, आज उनके अंतिम विदाई के मौके पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में रविवार को जमकर हंगामा हुआ। ये हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड ने एक प्रेग्नेंट महिला और उसके पति को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। इस हंगामे को लेकर गार्ड का कहना है कि उस अस्पताल प्रबंधन से सख्त हिदायत मिली है कि बिना मास्क लगाए लोगों को अस्पताल में प्रवेश न करने दें और इसी वजह से उसने इन दोनों को मास्क लगाकर आने को कहा था, लेकिन मास्क लगाने की जगह इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।
मास्क पहनने के लिए बोला था, वहाँ मास्क लगाइए। मास्क के ऊपर लगाने के ऊपर इस बात पर मेरा माँ बांध की गाड़ी जाने लग गया और फिर हथापाई पूरी हथापाई करिए गड़ो गाड़ी यहाँ तक कि मेरा गड़ो ही पकड़े उन्होंने। तो एक ड्राइवर ने कि मेरा ये बताया तो उसको लेके वो ये भाड़ लेगी मेरे को अंदर करके बोला आप यहाँ बैठ जाओ हम ले जाए। गार्ड के लगाए आरोपों पर परिजनों का कहना है कि गार्ड ने उनके साथ मारपीट की कोशिश की, जिसकी वजह से ये पूरा हंगामा हुआ। मोटे आप सके हुई कहो कि माई तो जान जो माई जान जो धक्को भी मारपीट मारा गई थी क्या कौन जान में माई। पीड़ित महिला लेबर पेन होने की वजह से अस्पताल आई थी, लेकिन यहाँ हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की CST टीम IPL में सट्टा लगाने वाले 4 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों के पास से CST टीम को 17 मोबाइल, LED, लैपटॉप, वायरस रिकॉर्डर और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया गया है। CST का कहना है कि खबर मिली थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के बीच होने वाले T20 मैच के लिए श्याम नगर के एक फ्लैट में सट्टा लगाया जा रहा है। इसी खबर पर स्पेशल टीम ने जयपुर पुलिस के साथ यहां छापा मारा, जिसमें 4 लोग मौके से गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में रामजी लाल मीणा, धीरज कुमार सिंधी, राजेश जायसवाल और विनोद धनवानी शामिल हैं। कोरोना काल की वजह से उद्योग धंधे पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। खास बात ये, शराब का धंधा भी मंदा हो गया है। पिछले 5 महीने के रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेजी शराब 11% और बियर की बिक्री में 48% तक कमी आई है। आपको बता दें कि जयपुर में रोजाना औसतन 2 से 2.5 करोड़ रुपए की शराब बिकती है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान ये बिक्री महज 1.5 करोड़ के आसपास ही रह गई है। वाइन बेचने वालों का कहना है कि लॉकडाउन में शुरुआती छूट के दौरान शराब की बिक्री बढ़ी थी, लेकिन फिर इनकी बिक्री कम होती चली गई। शराब की बिक्री से प्रदेश सरकार को राजस्व के मुद्दे पर बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आम लोगों का कहना है कि चलो कम से कम एक बात तो अच्छी हुई कि लोगों ने पीना कम कर दिया है। कोरोना काल नहीं होता तो भक्तों के इस सैलाब का कोई ओर छोर नजर नहीं आता। कई दिन पहले से यहाँ भक्तों की भीड़ लग जाती, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस बार यहाँ भक्तों की संख्या गिनती की है। हाँ, इतना जरूर है कि भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। पुलिस के रोकने के बाद भी श्याम भक्त यहाँ खिंचे चले आए हैं। बाबा का मंदिर बंद है, फिर भी भक्त लगे हुए हैं बाबा की पूजा अर्चना करने में। हर महीने हम आते हैं, बाबा हमें बुलाता है, हम क्या आते हैं, बाबा ही हमें बुलाता है। श्रद्धा है, बाबा के भरोसे हमारा घर परिवार बच्चे सब चल रहे हैं। इसलिए कई दिन हो गए बाबा के दीदार नहीं हुए, आंखें तरस रही, रोने को मन कर रहा, इसलिए बाबा के चरणों में आ गए। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबर में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात करते हैं देश भर की कुछ अहम खबरों की। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने LAC पर लद्दाख के जुमार डेमचोक क्षेत्र में T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती कर दी है। T-90 और T-72 टैंकों की खासियत ये है कि इन्हें -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का एक आधुनिक अंग है, जिसके पास हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्यूनिशन और मिसाइल स्टोरेज होने के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। सर्दियों की आहट के बीच सेना की ओर से ये बेहद अहम माना जा रहा है। 29 अगस्त और 30 अगस्त की रात भारत ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो क्षेत्र में यथास्थिति बदलने के लिए चीनी सेना की ओर से की जा रही घुसपैठ को नाकाम कर दिया था। उसी के बाद से LAC पर हालात खराब हुए हैं और चीन की तैयारी देखते हुए भारत को LAC पर अब T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती करनी पड़ी है।
अरब सागर में डूब रहे एक कार्गो शिप के 12 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर की रात करीब 9 बजे एक MSV कृष्ण सुदामा नाम का कार्गो शिप गुजरात के मुंद्रा से महज 18 किलोमीटर दूर निकलते ही डूबने लगा। इस जहाज में क्रू मेंबर्स के 12 सदस्य थे और कार्गो शिप में चीनी और चावल समेत 905 टन सामान भरा था। कार्गो शिप MSV कृष्ण सुदामा के डूबने की खबर जैसे ही कोस्ट गार्ड को मिली, वो मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी 12 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। MSV कृष्ण सुदामा जिबौटी जा रहा था। यूपी के बदायूं में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि आसिफ नाम के लड़के राजकुमार बनकर नेहा नाम की लड़की से धोखे से शादी की और जब नेहा को आसिफ का सच पता चला तो आसिफ ने गोली मारकर नेहा की जान ली। बताया जा रहा है कि नेहा का बदायूं के मीरा सराय गाँव में मिला था। पहले तो आसिफ ने कहा कि हत्या का आरोप उसके भाई पर लगाया, लेकिन पुलिस ने जब मामले की जाँच की तो आसिफ का काला सच सामने आ गया। किसी के पति ने मारा है और मुझे इस चीज़ में ना ही मैं बताया ना कि जी सर, मुझे पुलिस नहीं बताया और मुझे तो पति ने ही हत्या कर दी। वो खुद कबूल गया था, वहाँ पे बोल रहा था। मुझे तो इस चीज़ में कोई मतलब ही नहीं है, ना ही मैं कुछ करना चाहा, खाली बस। पुलिस का कहना है कि नेहा की हत्या तो आसिफ ने ही की है, लेकिन इसे लव जिहाद के एंगल से देखना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे और हो सकता है ये मामला घरेलू हिंसा का है। जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कल रात को एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। संबंध में IPC 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो महिला के पति हैं, उन्होंने पूछताछ में इस घटना को किया जाना स्वीकार कर लिया। जब शेरनी शिकार कर रही हो तो फिर इंसान की क्या बिसात कि उसे शिकार करने से रोक सके या फिर उसके मुंह से निवाला छीनने की कोशिश करे। कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में गिर जिले के रामपुरा गांव में। यहाँ बीच सड़क पर एक शेरनी पहले गाय का शिकार किया, बड़े इत्मीनान से उसे खा गई। गांव के लोग सुबह सुबह शेरनी को शिकार करते देख हैरान रह गए। कुछ लोगों ने शेरनी को रोकने की कोशिश की तो दूसरे गाँव वालों ने उन्हें रोक दिया और वन विभाग की टीम को बुलाया, जिन्होंने शेरनी को जंगल की ओर भगा दिया। आपको बता दें कि गिर के आसपास के गांव में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और आम लोग वीडियो बनाने के अलावा कभी उन्हें रोकने की, टोकने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ पार्क की ओर से हाथियों को गोद लेने का नवाचार शुरू हुआ है। बांधवगढ़ में पिछले एक सप्ताह से हाथी महोत्सव चल रहा था। इसी महोत्सव के समापन के दौरान हाथियों को गोद लेने की घोषणा की गई। पार्क की योजना है कि कम से कम 15 हाथियों को गोद लिया जाए और उनके बांधवगढ़ में रहने का इंतजाम किया जाए। कोई भी व्यक्ति जो है इन हाथियों से जो जुड़ना चाहता है या गोद लेना चाहता है, उसका एक कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे वो एक दिन के लिए हो, एक हफ्ते के लिए, एक माह के लिए या साल के लिए, तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई भी आदमी हाथियों को या फिर जो हमारा स्निफर डॉग है बेली, उनको अडॉप्ट कर सकता है। हाथी को गोद लेने की समय सीमा 1 साल के लिए निर्धारित की गई है। साथ ही जो लोग अपना हाथी इस पार्क को सौंपेंगे, उन्हें कुछ फीस भी जमा करनी होगी। इस फीस से हाथियों के खान पान के साथ साथ उनकी दवा और उन्हें मिलने वाली ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। इंदौर में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से बंद पड़ा चिड़ियाघर अब फिर से गुलजार हो गया है। सारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के लिए चिड़ियाघर खोल दिया गया है। अनलॉक होने के बाद कोरोना संक्रमण के चलते जू प्रबंधन ने टचलेस एंट्री को अपनाया है। इस कड़ी में अब ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। चिड़ियाघर के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि अब दर्शक घर बैठे अपने मोबाइल से टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे उन्हें टिकट लेने में आसानी होगी और वे कोरोना के संक्रमण के खतरे से भी बच पाएंगे। चिड़ियाघर घूमने आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को अनलॉक के सभी नियमों का पालन करने के बाद ही अंदर एंट्री मिल पाएगी।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 20 मिनट में 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर की। कोरोना संकट के बीच एशिया के दो देश अर्मेनिया और अजरबैजान में जंग छिड़ गई है। ये दोनों देश कॉकसस रीजन में आते हैं, कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। इन दोनों देश नागर्नो काराबख इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी वजह से इन दोनों के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों तरफ के हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। साथ ही टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स के मार गिराए जाने की भी खबरें आ रही हैं। सोवियत संघ से अलग होने के बाद दोनों देशों के बीच नागर्नो काराबख इलाके को लेकर विवाद हो गया था और दोनों देश इस पर अपना अधिकार जताते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इस 4,400 वर्ग किलोमीटर को अजरबैजान का घोषित किया जा चुका है, लेकिन यह अर्मेनियाई मूल के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्मेनिया इसे अपना हिस्सा बताता रहा है और 1951 से ही दोनों देश आपस में भिड़ते रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।